हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अपराजिता सिंह, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर फिजिक्स बाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कैसे हैं आप सब। आप बोलेंगे मैम स्कूल खुल गए हैं और गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। तो देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ता ही है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था, हम यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं और हम आपके लिए लेके आए हैं वन शॉर्ट वीडियो। जी हाँ, वन शॉर्ट वीडियो, जिसमें एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपकी कुछ क्वेरीज होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम उन पे रिडिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर हम आपका फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, जो कि आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई या फिर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको इंग्लिश में ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बेटा, हम लोग आपके चैप्टर पे डिस्कशन करें उससे पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है, हम क्यों बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या चीज है। तो देखो, अभी आपकी साइंस की एक बुक होगी, अभी आपकी विज्ञान की एक बुक होगी, जिसके 3 पार्ट होंगे। एक होगा भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान और एक होगा जीव विज्ञान। ठीक है, आपने देखा होगा भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कह देंगे, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कह देंगे और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कह देंगे। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। अब देखो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, बताओ जल्दी से भाई। जीव विज्ञान। ठीक है, अब बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या हुआ, जीव विज्ञान का डेफिनेशन क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है बेटा, वो 2 शब्दों से मिलके बनाए, किसके, ग्रीक भाषा के। फर्स्ट है बायोस, इसको तोड़ लो 2 सेगमेंट में, बायोस, और दूसरा क्या है, लॉगस। बायोस मतलब क्या होता है, जीवन। जीवन अच्छा किसमें होता है, जीवन होता है सजीवों में। सजीव कौन होते हैं, सजीव वो होते हैं मैम जिनमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जो वृद्धि करते हैं, जो जनन करते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, जिनमें पोषण होता है। ये कौन होते हैं, सजीव होते हैं। ये पेन हो गया, ये टेबल हो गया, ये पर्दे हो गए, ये सब क्या हो गए, निर्जीव हो गए। ठीक है, लॉगस मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। क्या होता है, अध्ययन। तो अब देखो, डेफिनेशन बन गई। क्या बनी डेफिनेशन, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बहुत सही, आपने डेफिनेशन बना दी। अब जीव विज्ञान के जनक कौन थे, ये भी बता दो मुझे। तो मैम, जीव विज्ञान के जो जनक थे वो थे अरस्तु। वेरी गुड। अब जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, क्या पढ़ना है हमें, तो यहाँ पे मेनली इसकी 2 शाखाएं हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बॉटनी। क्या बोलेंगे, बॉटनी। ठीक है, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ठीक है, तो देखो, वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं और जंतु विज्ञान में हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफेस्टस। थियोफेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए आपके चैप्टर पे चलते हैं, तो देख लेते हैं भाई आपका चैप्टर क्या था, जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। देखो, इसमें पढ़ना है कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, एक कोश की व बहुकोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, कोशिका की संरचना, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्र, कोशिका द्रव, कोशिका अंगक, अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और कोशिका विभाजन। बोले बाप रे मैम, इतनी सारी चीजें पढ़नी है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम समझ समझ के पढ़ेंगे ना। ये सारी चीजें बहुत आसान है, इस वीडियो के खत्म होने तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, तो देखो, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोशिका। इतनी देर से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोशिका। कोशिका 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 आखिर होती क्या है, व्हाट इज सेल। अब बोले मैम, सेल वो होती है जो हम रिमोट में डालते हैं। नहीं भाई, हम यहाँ पे उस सेल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोशिका की बात कर रहे हैं। तो क्या है कोशिका, कैसे समझे, आओ डेफिनेशन देखते हैं।
क्या कह रहा है डेफिनेशन? कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ओ बाबा मैम नहीं समझ में आया, तो देखो नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने घर की बिल्डिंग देखते हैं, आप अपने स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं, या फिर आप बाहर जाते हैं मॉल्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, तो ये बताओ वो बिल्डिंग्स आखिर बनी किससे है? आप बोलोगे मैम ईंटों से बनी है, बिल्कुल सही। एक एक ईंट जोड़ जोड़ के इतनी लंबी, जितनी लंबी चाहो उतनी लंबी बिल्डिंग्स बना लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इकाई कौन है? उन बिल्डिंग्स का एक छोटा इकाई कौन है? मैम एक ईंट है। वेरी गुड। तो वैसे ही हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, जितने भी हम सब सजीव हैं, हम सबका बॉडी किससे मिलके बना है? सेल्स से मिलके बना है। मेरी बॉडी में भी मिलियन ट्रिलियन सेल्स होंगे, आपके में भी होंगे, ठीक है। तो ये सब किससे मिलके बने? सेल्स से मिलके बने हैं, ठीक है। अभी हम सेल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, और सेल्स कितने टाइप की होती हैं, क्या होता है उनका स्ट्रक्चर, क्या होता है, सब चीजें, ठीक है। तो अभी देखो कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो आओ एक सेल का छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। बाद में इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो देखो अगर मैं एक सेल बनाऊं, ये एक सेल है, ठीक है। अब मैंने गोल बना दी, इसका मतलब ये नहीं कि सेल गोल ही होती है, सेल के और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल है मान लो। अभी सेल के अंदर क्या क्या होता है हम ये समझेंगे। तो जो सबसे बाहर की लेयर है बेटा, उसको हम बोल रहे हैं क्या? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। अगर वो प्लांट सेल होगी, अगर वो पौधों में सेल होगी, तो उसके बाहर कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी। आगे बताएंगे, घबराना नहीं अभी से, ठीक है। अब सेल के अंदर जो सेंटर पार्ट है वो क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे, ठीक है। बाकी का जो पार्ट है इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म मतलब क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। क्या हो गया ये? कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब इसी कोशिका द्रव्य में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पड़े रहते हैं, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, बहुत सारे, ठीक है। जितने भी आपने देखे वो सारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? सेल का। अभी मैंने आपके समझने के लिए बनाया है, ठीक है। चलो वापस से भाई अपनी स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, बॉडी की। अब और क्या? कार्य करने के आधार पे भी भाई, जब सबसे छोटी है तो एक कार्य करेगी, सारे मिल के कार्य करेंगे तभी वो सारे कार्य पूरे होंगे। तो कार्यात्मक रूप से भी वो सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन की सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती है। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट बनाती है। तो वही चीज बोला, ठीक है, कि हर एक सेल में इतनी कैपेबिलिटी हो सकती है कि वो जीवन जीने के लिए जितनी भी जरूरी क्रियाएं होती हैं उनको क्या कर सके? पूरी कर सके, ठीक है। तो अभी देखो मान लो ये एक सेल है, ठीक है, कोशिका। जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं बेटा, जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं, ये एक सेल है, जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तब हम इन्हें क्या कहने लगेंगे? हम इनको बोलने लगेंगे ये सेल है, तो इसको क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? टिश्यू। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ऊतक। क्या बोलेंगे? ऊतक, ठीक है। अब सेल्स ने मिलकर ढेर सारी क्या बना लिया? टिश्यूज बना लिया। अब टिश्यूज से क्या बन गए? टिश्यूज से बन गए ऑर्गन। क्या बन गए? ऑर्गन, ठीक है। यहां पे टिश्यूज से क्या मिलके बन गए? ऑर्गन, ठीक है, अंग। अब आप बोलोगे मैम ऑर्गन क्या है? जैसे हमारी बॉडी में लीवर है, वो एक ऑर्गन है, दिल है, वो एक ऑर्गन है। तो दिल क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है, प्यार मोहब्बत का काम नहीं करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। ब्रेन है, किडनी है, स्टमक है, ये सब क्या है? ये सब एक ऑर्गन है, ठीक है, ये सब एक ऑर्गन है। अब जब बहुत सारे ऑर्गन हो गए तो उन्होंने क्या बना दिया? उन्होंने बना दिया ऑर्गन सिस्टम। क्या बना दिया? ऑर्गन सिस्टम। एक सिस्टम बन गया भाई, सब साथ मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, लाइफ चला रहे हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? अंग तंत्र। और यही फाइनली जब ये सारी चीजें बन जाती हैं तो फिर क्या हो जाता है? जब पूरे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो बॉडी बन जाती है, शरीर बन जाता है,
समझ गए। अब देखो, एक बॉडी का सबसे छोटा यूनिट जो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, एक बॉडी का सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ मैम? सेल हुआ। वेरी गुड, आप तो समझ गए। ठीक है, फंक्शन वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज भी। ठीक है, कार्यात्मक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से भी। एक बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या हुआ? कोशिका हुआ। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। अब देखो भाई, ये कौन है? इनको देखा है पहले कभी? ये एक साइंटिस्ट है और ये भी एक साइंटिस्ट है। ठीक है, ये साइंटिस्ट जो है इनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। मैम रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो भाई सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने ही देखा था। कैसे देखा था? रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, स्वनिर्मित, खुद से। सोचो कितने टैलेंटेड थे, खुद से अपना माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा आपकी लैब में, स्कूल में रखा होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें कांच की स्लाइड होती है, हमें जो देखना होता है हम उसका पतला लेयर लेते हैं, उस स्लाइड पे रखते हैं, ऊपर से कवर स्लिप लगाते हैं, फिर यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से हम ऊपर से आंखों के द्वारा उसको जूम करके देखते हैं 10 गुना या 40 गुना, तो वो हमको क्या करता है? चीजों को छोटे से बड़ा करके दिखाता है और फिर हमें उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे ही रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले एक प्लांट था जिसको बोलते हैं ओक प्लांट। क्या था? ओक प्लांट। ठीक है, इसकी छाल में, छाल जो सबसे बाहर होता है, खुरदुरा होता है, उसकी छाल में, कार्क में उसकी क्लियर होती कार्क, जिसमें कार्क में इन्होंने क्या देखा? सबसे पहले कोशिका देखी। वो कोशिका कैसी दिख रही थी? मधुमक्खी के छत्तों जैसा। मधुमक्खी के छत्ते देखे हैं कि नहीं? बाहर कभी देखो, छत पे लगे होते हैं, पेड़ों पे लगे होते हैं, मधुमक्खी के छत्तों जैसी इनको संरचना दिखी। किसमें दिखी? ओक प्लांट के कार्क में मधुमक्खी के छत्तों जैसी संरचना दिखी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? जिसे उन्होंने बोला कि ये कोशिका है। ठीक है, लेकिन वो जो कोशिकाएं उन्होंने देखी बेटा, वो मृत कोशिकाएं थी, वो जीवित नहीं थी। ठीक है, कैसी कोशिकाएं थी? वो मृत कोशिकाएं थी। अच्छा, उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम क्या था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया मैम? बेटा इन्होंने भी उसके बाद जब ये इन्होंने बताया कि भाई मैंने एक चीज देखी है जिसको कोशिका बोलते हैं, तो फिर उसके काफी टाइम बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा। इन्होंने उन्नत सूक्ष्म से जीवित कोशिकाओं को देखा। क्या किया? जीवित कोशिकाओं को देखा। ठीक है, जीवित कोशिकाओं को देखा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, कोशिकाओं की खोज। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं, आपको पता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार्क कोशिकाओं की पतली काट में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, जैसा मैंने अभी बताया था, और जिसे उन्होंने क्या कहा? कोशिका कहा। ठीक है, अब देखो कोशिका के प्रकार क्या क्या होते हैं। कोशिकाएं या तो एक कोशिकीय हो सकती हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकती हैं। देखते हैं कैसे। एक कोशिकीय कोशिकाएं क्या होती हैं और बहुकोशिकीय, उनमें अंतर देखते हैं। पहले क्या है, देखो एक कोशिकीय कोशिका जो होती हैं वो उनकी संख्या कितनी होगी? एक होगी। एक कोशिकीय क्यों कह रहे हैं? एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिका होगी। बहुकोशिकीय यानी बहु कोशिका, यानी कि बहुत ढेर सारी कोशिका होंगी, तब उन्हें क्या कह देंगे? बहुकोशिका कह देंगे। कार्य क्या है? कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं। जो एक कोशिकीय कोशिकाएं होंगी उसमें एक ही कार्य सारी कोशिका करेगी, और बहुकोशिकीय में जो कार्य है उनका विभाजन होगा, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करेंगी। देखो इसको ऐसे समझ लो, जैसे आप घर में अकेले रह रहे हो, ठीक है, तो आप घर में अकेले रह रहे हो तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा, खाना, सफाई, सब आपको। लेकिन आपके घर में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हैं, अगर लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा। कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, कोई खाना बनाएगा, तो काम क्या हो गया? बट गया। तो बहुकोशिकीय कोशिकाओं के पास क्या है? सेल्स ज्यादा है, इसलिए वो क्या करते हैं? काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। भाई तुम ये करो, तुम ये करो, हाँ चलो तुम ये कर लो। एक कोशिकीय के पास, बेचारे के पास कोई है ही नहीं, तो उसको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। ठीक है, और देख लो क्या है,
एक कोशिकाओं में जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो अपने जैसे ही संतति बनाना जनन होता है, ठीक है। तो जो जनन होता है वो एक ही कोशिका, मैंने पहले ही बोला एक ही कोशिका है, तो जितने भी नेसेसरी फंक्शन है, जनन, पोषण, उत्सर्जन, सब किससे होंगे, एक कोशिका से होंगे। बहुकोशिकीय में उसके लिए एक अलग कोशिका पाई जाएगी, जनन के लिए भी एक अलग कोशिका पाई जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जनन कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई दिखती कैसे हैं, इतनी बातें हमने उनके बारे में कर ली। तो देखो ये एक कोशिकी और ये क्या है, बहुकोशिकी। एक कोशिकी के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे आप बैक्टीरिया देख सकते हो, ठीक है, आप अमीबा देख सकते हो, आप पैरामीशियम देख सकते हो, ठीक है। ये सब क्या हो गए, एक कोशिकी के उदाहरण है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या होंगे, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होंगे। एक कोशिकी जो कोशिकाएं होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, और ये सारे मल्टी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर। जैसे ऑक्टोपस हो गए, जैसे पेट्रोमाइजाइन हो गए, जैसे हम हो गए, हम भी क्या है, मल्टी सेलुलर ही हैं। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। डिफरेंस आपको पता ही है कि डिफरेंस क्या है। अब देखो कोशिका के आधार पर अंतर देख लेते हैं। कोशिका के आधार पर कितनी तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। आप पूछोगे मैम ये क्या होता है, तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पहले हम पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आकार में बड़ी होती हैं, केंद्र के भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, अंगक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, और कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है बेटा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक और ये क्या है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो देखो जैसे प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, कोई चीज भी जो बन रही होती है सबसे पुरानी, प्रिमिटिव, ठीक है। लेस डेवलप, प्रिमिटिव। और कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, जो आपको मैंने बताया था अभी। तो देखो इसको इस बात से समझते हैं कि जैसे जब फोन का आविष्कार हुआ तो पहले कैसे फोन चलते थे, आप याद करो। पहले फोन ऐसे चलते थे, सिक्के वाले फोन चलते थे, आपको डायल घुमाना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, तब दूसरी जगह पे कॉल लगती थी। अब आजकल कैसे फोन चलते हैं, एंड्रॉयड फोन आ गया, आईफोन आ गया, एकदम हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो आविष्कार हुआ, मतलब सबसे पहले सिक्के वाले फोन, कीपैड वाले फोन, उससे कहां तक, एंड्रॉयड फोन, आईफोन तक, ये क्या है, ये जो मतलब एक फोन से दूसरे फोन तक ये जो पूरे टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, तो उसी के माध्यम से आप इसको भी समझ सकते हो। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरी ऑन मतलब होता है केंद्र। तो ऐसी सेल्स जिनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ केंद्रक पाए जाए, जिनमें क्या हो, प्रिमिटिव टाइप ऑफ केंद्रक पाए जाए, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। क्या क्या इसमें पाया जा रहा है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव है तो लेस डेवलप होगी। जैसे जैसे सेल डेवलप हुई उनमें ज्यादा कैरेक्टर्स पाए जाने लगे, ठीक है। तो देखो जो प्रिमिटिव है इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, सेल वॉल पाया जा रहा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। अभी सेल वॉल के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इतना बता दूं मैं कि प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल और फंजाई, इन तीनों चीजों में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है इसलिए इसमें सेल वॉल पाई गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई गई। अभी मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाया था तो दिखाया था कि सबसे बाहर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। न्यूक्लियोइड पाया गया, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लूं तो देखो ये मान लो क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, जिसको आप कोशिका झिल्ली कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके बाहर आप क्या बना दोगे, सेल वॉल बना दोगे, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। और बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति। अब किसकी बात की मैंने, यहां पे न्यूक्लियोइड पाया जाएगा,
ठीक है, बिना किसी लेयर से कवर हुए, इसके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाएगी, कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाएगी, बस ऐसे ही क्या होगा, क्रोमोसोम्स पड़े होंगे, क्रोमेटिड्स पड़े होंगे, इसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है बेटा किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, क्या, न्यूक्लियोइड। इनका जो डीएनए होता है, इनका वो किसी भी चीज से कवर नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल अगर हम बनाए, मान लो एक यूकैरियोटिक सेल हम बना ले, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये कोशिका झिल्ली हो गई, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन शॉर्टकट में बोल सकते हैं ना, बार बार कोशिका झिल्ली, तो उससे अच्छा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यानी पीएम या सीएम कह सकते हो, पर यहीं पे कह सकते हो, बाहर मत कह देना कि पीएम और सीएम सेम चीज होती है, नहीं तो मार खा जाओगे, ठीक है। तो पीएम लिख देते हैं हम इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ का जो डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो एक कवरिंग के द्वारा घिरा रहता है, डेवलप्ड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम केंद्रक कह रहे हैं, यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। और क्या पाया जा रहा है, पहले मैंने बताया था कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन है और अगर केंद्रक है तो और जितना पार्ट बचेगा उसको क्या कहेंगे, याद करिए, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव, ठीक है। तो इसको हमने और क्या पाया गया, कोशिका द्रव। देखो यहाँ पे भी पाया जा रहा है, कोशिका द्रव में ही सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, कोशिका द्रव, या फिर इसको क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव या फिर साइटोप्लाज्म, ठीक है। और क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो इनमें जो राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, इनमें जो राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं वो 70S है। राइबोसोम भी दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S। तो यहाँ पे कितना पाया जा रहा है, 70S राइबोसोम। यहाँ पे कौन से राइबोसोम्स पाए जाएंगे, 80S पाए जाएंगे, ठीक है। 80S राइबोसोम्स यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। अब देख लो क्या क्या हो गया, न्यूक्लियाइड हो गया, राइबोसोम्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और सेल वॉल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में एक फ्लैजिला भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या काम करता है बेटा, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, चलने फिरने हिलने डुलने में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये आपका एक बैक्टीरियल सेल हो गया, क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, ठीक है। एग्जाम में आ जाए कि अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाइए या एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बनाइए तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि आप डायग्राम बहुत सुंदर बनाएं, आप ऐसे ही बनाएं, बस आपका लेबलिंग सही होना चाहिए। जो ऑर्गन्स आप बना रहे हैं उनके नाम क्या हैं, वो उसमें पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, बस ये कैरेक्टर सही होना चाहिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा दिख रही हैं जिसको आपने नहीं बताया। तो देखो बेटा, बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल्स भी पाए जाते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं, और पिलाई भी पाए जाते हैं जो कि उनके रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल पे आ जाते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। अब ये इससे ज्यादा डेवलप है। देखो इसमें सिर्फ राइबोसोम पाया गया और कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जा रहा है, पर इसमें सबका सब पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, यहाँ केंद्रक से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER कह देते हैं, हिंदी में अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं, ठीक है। और क्या पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा भाई, ठीक है। और क्या पाया जाएगा मैम, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्या पाया जा रहा है, गोल्जी ऑपरेटस पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, गोल्जी बॉडी बोल सकते हो आप, गोल्जी ऑपरेटस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब डीएनए तो पाया ही जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया बेटा, अगर प्लांट सेल होगी तो प्लास्टिड पाया जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, यूकैरियोटिक सेल का। और ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हमने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक तो एडवांस सेल्स होती हैं, हम सब में पाई जाती है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम हो गया, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब क्या देखते हैं, अभी हम बात कर रहे थे एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो चलो देख लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कोशिका क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है,
ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर, उसके एग्जाम्पल क्या थे, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब। और हमने क्या पढ़ा, मल्टीसेलुलर, उसके एग्जाम्पल कौन है, हम खुद हैं या फिर ऑक्टोपस, ये आप ले सकते हो, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कौन सी, जब भी आप कभी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, सेल वॉल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्लांट सेल में जो सबसे आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति। सेल वॉल को सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। और क्या बताया, सेंट्रल वैक्यूल, रिक्तिकाएं होना बहुत जरूरी होता है प्लांट सेल में, और क्लोरोप्लास्ट होना बहुत जरूरी होता है, तभी तो प्लांट हरे होते हैं, और हरे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। हम, आपने कभी प्लांट को खाना खाते हुए देखा है कहीं होटल में जाके या बाहर, नहीं ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। तो पहले प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि मैम ने कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो प्लांट सेल में होना बहुत ही जरूरी है। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या प्लांट सेल में होना बहुत जरूरी है। तो देखो क्या बताया मैंने, सबसे बाहर क्या होगा, कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल, लिख देते हैं, कोशिका भित्ति हो गई भाई। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर वो हो गई, क्या हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और मैम ने क्या बताया कि प्लांट सेल में एक वैक्यूल पाया जाता है, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, क्या पाया जाता है, रिक्तिकाएं। तो देखो बेटा, जो पौधे होते हैं उनमें जो ये वैक्यूल होते हैं ये काफी बड़े होते हैं, किसी भी सेल का 90% तक ये ऑक्युपाई कर सकते हैं, 90% तक उसको घेर सकते हैं, ठीक है। इनमें क्या भरा होता है, ठोस या तरल भरा होता है। ये पौधों को मजबूती देने के लिए भी, सेल को मजबूती देने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो रिक्तिकाएं हो गई, वैक्यूल हो गया, सेल वॉल हो गया। अब बाकी सब जो एक सेल के स्ट्रक्चर में पाया जाता है वो पाया जाएगा। प्लास्टिड बना लो, हाँ प्लास्टिड भी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो क्या पाया गया, प्लास्टिड पाया गया। अब जो बाकी ऑर्गेनल्स बचे हैं वो आप बना लो, माइट्रोकॉन्ड्रिया बना लो, ठीक है, यहाँ पे ER बना लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्दवी जालिका, ये बना लो। वो दो तरह की होती हैं, अगर इस पे राइबोसोम्स लगे होंगे, ER पे राइबोसोम्स लगे होंगे तब उसको रफ ER बोलेंगे, यानी कि खुरदुरी अंतर्दवी जालिका बोलेंगे। अगर राइबोसोम्स नहीं लगे होंगे तब उसको चिकनी या स्मूथ बोलेंगे, स्मूथ SER बोल देंगे, यानी कि चिकनी अंतर्दवी जालिका, ठीक है। तो राइबोसोम्स बना दो, यहाँ पे गोल्जी बॉडी बना दो, ये सारे स्ट्रक्चर्स बना दो। तो ये क्या हो गया, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एनिमल सेल में क्या क्या होना जरूरी होता है, स्मॉल और नो वैक्यूल, यानी कि पहली बात तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत सेंट्रल बड़ा वैक्यूल मिल रहा था, एनिमल सेल में या तो वैक्यूल होते ही नहीं है, और अगर हो भी रहे तो बहुत ही छोटे होंगे। और यहाँ पे सेंट्रियोल्स पाया जाता है और फ्लैजिला पाया जाता है, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ऐसी कौन सी चीज है तो दोनों में पाई जाती है, तो वो भी मैंने लिख दिया है, इससे आपको याद रहेगी। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी ऑपरेटर्स, माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये जो कॉमन चीजें हैं ये प्लांट सेल में भी पाई जाएंगी और एनिमल सेल में भी पाई जाएंगी। बस प्लांट सेल में और क्या क्या पाया जाएगा, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाएगा, वैक्यूल बहुत छोटी होगी, सेंट्रोल्स पाया जाएगा और फ्लैजिला पाया जाएगा, और लाइसोसोम्स पाए जाएंगे। लाइसोसोम भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, लाइसोसोम, जो कि ज्यादातर एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, प्लांट सेल में वो नहीं पाया जाता है। कुछ लोअर प्लांट्स में पाया भी जाता है तो वो बहुत ही मतलब उसका जो कार्य होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। किसमें ज्यादा पाया जाता है, एनिमल सेल का वो कैरेक्टर है लाइसोसोम। तो अगर एक एनिमल सेल का डायग्राम बना लो तो सबसे बाहर क्या बनाओगे,
कोशिका भित्ति नहीं बनानी है, कोशिका झिल्ली बनाओगे क्योंकि एनिमल सेल है, सेल वॉल एब्सेंट होगा, कोशिका झिल्ली बना लिया, न्यूक्लियस बना लिया, वही सारे स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लिया। दो तरह के होंगी अंतर्द्रवी जालिका, एक होंगी स्मूथ जिनको हम एसईआर बोलेंगे, एसईआर, और एक में जिसपे राइबोसोम्स पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आरईआर बोलेंगे। और क्या पाया जा रहा है, छोटा सा सेंट्रियोल्स बना लो, माइटोकॉन्ड्रिया बना लो। सेंट्रियोल्स जो होता है वो सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट होता है, आगे जब आप पढ़ेंगे 10th में 11th में तो आपको पता चलेगा सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बना दो जिसको बिजली घर बोलते हैं। और क्या बना दिया आपने, लाइसोसोम बना दिया। और क्या बना दिया आपने, गोल्जी ऑपरेटस बना दिया जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, जीबी, गोल्जी बॉडी बना दिया, ठीक है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हो गए, एक किसके हो गए, एनिमल सेल के, समझे। चलो वेरी गुड। अब एक बार जो हमारे पास डायग्राम है उसमें देख लेते हैं, समझ लो इससे भी आप। ये देखो हमारा एनिमल सेल है, सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है, ध्यान से देखो, सेल वॉल कहीं नहीं दिखेगी, ठीक है। सेंट्रियोल्स पाया जा रहा है, वैक्यूल्स पाई जा रही हैं पर बहुत ही छोटी पाई जा रही हैं, या तो छोटी पाई जाएंगी या तो नहीं पाई जाएंगी। सीलिया या फ्लैजिला पाई जाएंगे, लिखा है मूवमेंट पे हेल्प करेंगे। लाइसोसोम पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स किसमें पाए गए, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में देख लो, सबसे बाहर ही सेल वॉल दिख जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेल वॉल। सेल वॉल के बाद जो दूसरी लेयर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके, अपना खाना खुद से बना सके। और प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाएगा। लाइसोसोम या तो कुछ पौधों में पाया जाएगा, जनरली में नहीं पाया जाता है। एक बड़ा वैक्यूल पाया जाएगा और बाकी सारे यही स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, केंद्रक पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्जी ऑपरेटस पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। तो ये किसका डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का। ध्यान से इसको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत की तरफ चलते हैं। कोशिका सिद्धांत आखिर क्या होता है, ठीक है। हमने सेल के बारे में बात कर ली, इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है, तो देखो यहाँ पे आपको बेटा दो साइंटिस्ट का फेस दिख रहा होगा, एक का नाम है स्लाइडेन और दूसरे का नाम है स्वॉन। तो क्या किया था मैम इन्होंने, देखो आओ समझते हैं क्या किया था इन्होंने। तो स्लाइडेन और स्वॉन ने क्या किया था कि कोशिका सिद्धांत, जर्मन पादप वैज्ञानिक स्लाइडेन, ये कौन थे, ये बॉटनिस्ट थे, ये पादप वैज्ञानिक थे। कौन थे, पादप वैज्ञानिक थे, पादप वैज्ञानिक। और स्वान कौन थे बेटा, वो जंतु वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया। साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का काम क्या होता है, नई नई चीजें खोजना और बताना, ठीक है। तो इन्होंने बताया, स्लाइडेन ने बोला कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी पादप होते हैं, जितनी भी वनस्पति होती हैं, वो सब कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। क्या बताया स्लाइडेन ने कि जितने भी पादप होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेम चीज स्वान ने भी बताई, लेकिन ये जंतु वैज्ञानिक थे तो इन्होंने जंतुओं के संदर्भ में बताई। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी जंतु होते हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। तो इनका क्या थ्योरी हुआ कि जितने भी पादप और जंतु होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये थ्योरी उन्होंने दी। देखो, कोशिका सिद्धांत जर्मन पादप वैज्ञानिक जेकब स्लाइडेन और जंतु वैज्ञानिक स्वान ने दिया था। कब दिया था, 1839 में दिया था। उन्होंने कहा कि पादपों तथा जंतुओं की शरीर कोशिकाओं तथा कोशिकाओं के उत्पादों से मिलके बनी होती है। पहले तो हमें ये बात नहीं पता थी ना, तो पहले हमारे लिए बात नहीं थी उस टाइम पे कि जितने भी पादप और जितने भी जंतु होते हैं उनका शरीर किससे मिलके बना होता है, कोशिकाओं से मिलके बना होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, नो मैम। अब देखो क्या हुआ, फिर आगे रिसर्च चलती रही। रिसर्च तो चलती रहती है और साइंटिस्ट आते हैं और पढ़ते जाते हैं और बातें बताते जाते हैं। तो फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्क्यू। रुडोल्फ वर्क्यू ने बोला कि हाँ भाई आप ठीक तो कह रहे हैं, आपने सही कहा कि जितने भी पादप और जंतु होते हैं वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन मैं इसमें अपनी भी एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। वो लाइन उन्होंने क्या थी कि हर सेल भाई आई कहां से, मुद्दा भी ये था कि सेल आ कहां से रही है। तो उन्होंने ये बताया कि जो सेल है वो कहां से आती है,
वो सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू कोशिका विभाजन के फलस्वरूप अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। मान लो पहले एक सेल है, तो जब उसमें सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो वो आगे चल के क्या होंगी, 2 सेल बना लेंगे। तो क्या कहा इन्होंने, देखो स्लाइडर ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। क्या बताया, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले वॉन मोहल ने कोशिका विभाजन की जानकारी दी थी। मतलब कोशिका विभाजन क्या होता है ये सबसे पहले किसने बताया था, वॉन मोहल ने बताया था। और नेगली ने सबसे पहले ये बताया था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। रुडोल्फ वर्क्यू ने इन सबको क्या किया, मर्ज किया एक साथ और अपना एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि सभी पूर्ववर्ती कोशिकाएं सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। तो अब हमारे पास सेल थ्योरी में कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है। पहला क्या, सभी पादप कोशिकाएं कोशिकाओं से बनी होती हैं, सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, और सभी पूर्ववर्ती कोशिकाएं जो हैं वो विभाजन के बाद अपनी नई कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिला के क्या हो गया, सेल थ्योरी आ गया। तो सेल थ्योरी में अगर आएगी तो आप उसमें स्लाइडेन-सॉल्व और रुडोल्फ वर्क्यू इन तीनों के ही बारे में लिखेंगे और तीनों के कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गई, क्या हो गई, सेल थ्योरी हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया है कि जल्दी से आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और आपको सब चीजें याद रहे। तो देखो इसमें क्या है, रॉबर्ट हुक आए भाई 1665 में, इन्होंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के टुकड़े में मृत कोशिकाओं की खोज की। उसके बाद किसको बताया था मैंने, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, वो 1674 में इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। किसका पता लगाया, जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया, 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक क्या होता है, अभी बताया था कि ये क्या है, ये एक सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसका सेंटर क्या होगा, केंद्रक होगा। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन हर चीज को नियंत्रित करता है, वही काम सेल में कौन करता है, केंद्रक करता है। ठीक है, आगे देखो स्लाइडेन एंड सॉन ने 1838 1839 में क्या बताया, इन्होंने बताया कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पादप तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई है। ये किसने बताया, स्लाइडेन तथा सॉन ने बताया। फिर 1839 में पुरकिंजे ने क्या बताया कि कोशिका के द्रव तत्व के लिए जीव शब्द तत्व का प्रतिपादन किया। जीव द्रव्य क्या होता है भाई, मैम ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो ये एक अगर सेल है, ठीक है, अब इस सेल के अंदर जितना भी भाग आपको दिख रहा है, जितना भी, ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग, इसी को हम क्या कह देते हैं, जीव द्रव्य। इसी को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। इसके बारे में हमें किसने बताया, पुरकिंजे ने बताया। ठीक है, अब अगर ये जीव द्रव्य हो गया, अब अगर यहीं पे केंद्रक हो जाए, केंद्रक के अंदर क्या भरा होगा, केंद्रक द्रव भरा होगा। क्या भरा होगा, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव्य। और बाकी का जो खाली जगह ये दिख रहा है, अब इसी को कोशिका द्रव्य बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो जीव द्रव्य किसको मिला मिला के बना, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्रक पूरा का पूरा और कोशिका द्रव्य, इसको मिला के क्या बन गया, जीव द्रव्य बन गया। जीव द्रव्य इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइटोप्लाज्म, और प्लस केंद्रक और केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव और केंद्रक। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया जीव द्रव। इस सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, पुरकिंजे ने बताया। अब देखो आर वर्क्यू, रुडोल्फ वर्क्यू बताया था हमने, आर वर्क्यू इन्होंने 1855 में इसके बाद क्या बताया, कोशिका सिद्धांत को ही आगे बढ़ाया मैम, और उसमें अपनी एक लाइन जोड़ी। क्या जोड़ी, कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब
नॉल एंड रुस्का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1931 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। देखो सूक्ष्मदर्शी भी डेवलप होते गए, पहले लेस डेवलप थे, फिर उनको और डेवलप किया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिससे हम कोशिका की जटिल से जटिल संरचना को भी देख सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट के नाम थे, ईयर वाइज उन्होंने क्या क्या काम किए, ये भी सारी चीजें याद रखनी है। अब सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा होती है। क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, एक तरह का जीवाणु है। माइक्रोप्लाज्मा को और क्या कहते हैं, पीपीएलओ कहते हैं, एक तरह का जीवाणु है। इसका दूसरा नाम क्या है, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका, जो हमारे शरीर में पाई जाती है, कुछ ऐसी दिखती है, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है, रामी के रेशे, वो है मिया। ठीक है। अब सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग के अंडे। कभी शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है, शुतुरमुर्ग के अंडे एक कोशिका है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, वरना मोस्टली जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडे को आप देख सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है, एसिटाबुलेरिया, एक तरह का शैवाल है। अब आगे देखते हैं। अब देखो कोशिका के बारे में पढ़ लिया। कोशिका क्या है, सजीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। अब कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनेल्स थे वो क्या क्या थे, जैसे ये कोशिका था, अगर आपको याद हो तो, याद है कि भूल गए थी जल्दी, अभी पढ़ा था कोशिका का स्ट्रक्चर। ये कोशिका था, ये क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई। क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई मैम, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। बाकी का जो बच्चा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। अब यहीं पे सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, तो देख लेते हैं क्या क्या होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा सबसे पहले, यहाँ पे केंद्रक से ऊपर ही लगा हुआ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर शॉर्टकट में क्या बोल सकते हो, ईआर। क्या बताया था मैंने ईआर के बारे में कि दो तरह के होंगे, एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे। चूंकि राइबोसोम्स लगे होंगे इसलिए वो देखने में खुरदुरे से लगेंगे, चूंकि वो खुरदुरे लग रहे हैं इसलिए हम उनको क्या बोल देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो अंतर्दवी जालिका कितने तरह की है, आर, एक रफ है जिसपे क्या लगे, राइबोसोम्स लगे। क्यों, क्या काम करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। किसका संश्लेषण करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। दूसरा क्या है, जिसपे कोई राइबोसोम्स नहीं लगे, तो राइबोसोम्स नहीं लगे इसलिए वो चिकने या स्मूथ लग रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे शॉर्टकट पे, एससीआर बोलेंगे। वो क्या करेंगे, लिपिड या पॉलीसेकेराइड का संश्लेषण करेंगे। ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या पढ़ना है, गोल्जी बॉडी पढ़ना है। अब देखो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट के आगे चल के क्या बना देता है, गोल्जी बॉडी बना देता है। ये गोल्जी बॉडी हो गई, एक दूसरे के ऊपर लगी होती है, जिसे कुंडिका कहते हैं। क्या काम करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे मान लो आप समझ लो कि हमने फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया, तो फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जहां पे सामान है। तो क्या होगा, सामान वहां पे पैक किया जाएगा, फिर पैक के दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा। आपका ऑर्डर लिया जाएगा, फिर रखे हुए सामान को पैक किया जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। तीसरा क्या है, रसधानियां। मैंने बताया था अगर प्लांट सेल होगी तो उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाएगा। ठीक है, वैक्यूल या रसधानियां क्या करता है, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलिका होती हैं और ये पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, रसधानियां या रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं प्लांट सेल्स में, याद करो मैंने पहले बताया था। फिर क्या होंगे, लाइसोसोम्स होंगे। अगर प्लांट सेल है तो उसमें रसधानियां होंगी, एनिमल सेल होंगे तो उसमें क्या पाए जाएंगे, लाइसोसोम्स पाए जाएंगे।
लाइसोसोम्स हमारी बॉडी में स्कैवेंजर्स की तरह काम करते हैं। जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं, डैमेज कोशिकाएं हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, सबको क्या करेगी, उनके पास अपने डाइजेस्टिव तगड़े एंजाइम्स होते हैं, सबको गला के सबको खत्म कर देगी, सबको खल्लास। ठीक है, तो हमारे लिए क्या करती है, सफाई कर्ता की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, स्कैवेंजर्स की तरह काम करती है। फिर क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अब भाई इन सबको एनर्जी देने के लिए भी तो चाहिए ना कोई, तो एनर्जी कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, जिसको बिजली घर कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, उसमें अपना एटीपी खुद का बनता है। ठीक है, उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, समझ रहे हो कि नहीं, उनके पास अपना खुद का राइबोसोम्स होता है, इसलिए हम उनको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। भाई पावरफुल है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर क्या है, प्लास्टिड है। ये किस में पाया जाता है, एनिमल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में अब्सेंट होता है। कौन, प्लास्टिड। लार्जेस्ट होता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स देते हैं, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स कलर देखते हैं ना, येलो और रेड, ब्लू, ठीक है, व्हाइट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन होता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज मतलब कोई भी चीज का अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वसा हो गया, इन सबको स्टोरेज का काम करता है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस हो गए। अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो सेल होती है वो सिर्फ गोल नहीं होती है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल गोल भी हो सकती है, सेल स्पाइरल शेप्ड भी हो सकती है। ठीक है, सेल ऐसे भी हो सकती है, बहुत टाइप की हो सकती है। तो देखो, ये कुछ मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे ये रुधिर कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाएं ऐसे दिखती हैं, जिसको मैंने अभी क्या बताया था कि ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। ये वसा कोशिकाएं यानी फैट सेल्स हैं, ये अस्थि कोशिकाएं, ये शुक्राणु है, स्पर्म्स हैं, और ये अंडाणु है, ये चिकनी पेशी कोशिकाएं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोशिकाएं हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, सेल का स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है। अब देखो, हम आ गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। किस पे आ गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, याद है आपको, ये सेल है मैम। एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं मैम, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली बोलते हैं मैम। ठीक है, तो देखो, सेल मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल को किसने घेरा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन में घेरा हुआ है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहरी वातावरण से। बाहरी वातावरण से कौन अलग कर रहा है, बाहरी वातावरण से सेल को कौन अलग कर रहा है, मैम सेल मेम्ब्रेन ही अलग कर रहा है। ठीक है, तो यह देखो, या कोशिका की सबसे बाहरी परत है। क्या है, सबसे बाहरी परत है, कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, या कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने की अनुमति देती है, तथा अन्य पदार्थों की गति भी रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। अब मैम, वर्णनात्मक पारगम झिल्ली क्या होता है भाई, तो देखो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी लचीली होती है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। मैम, सिलेक्टिवली परमेएबल क्या होता है, सिलेक्टिवली में से सिलेक्ट को निकाल लो। सिलेक्ट मतलब चयन करती है। किसका चयन करती है, तुम यहां आ सकते हो, तुम यहां नहीं आ सकते हो, तुम यहां से चले जाओ, तुम यहीं रह जाओ। मतलब जैसे आप अपना घर बनाते हैं, घर में एक दरवाजा होता है, तो क्या उस दरवाजे से कोई भी आ सकता है, नहीं मैम, नहीं आ सकता है। कौन आ सकता है, जिसको आप चाहोगी, क्योंकि घर किसका है, आपका है। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है कि किसको उसको अंदर आने देना है और किसको उसको बाहर जाने देना है। ऐसा नहीं है कि हर कोई अंदर आ जाए और हर कोई बाहर चला जाए, ऐसा नहीं है। तो जब सिलेक्ट कर रही है ना, सिलेक्ट करना मतलब क्या होता है कि अगर 3-4 चीजें तो उसमें से सिलेक्ट कर रही है, हाँ भाई तुम आ सकते हो, बाकी के 3 नहीं आ सकते हो, दफा हो जाओ। ठीक है, तो सिलेक्ट कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सिलेक्टिवली परमेएबल। क्या बोल रहे हैं, वर्णनात्मक पारगम झिल्ली। वर्णनात्मक पारगम झिल्ली क्यों, क्योंकि सिलेक्टिवली परमेएबल है। ठीक है, कुछ ही पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। अब देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, इसका स्ट्रक्चर किसने दिया, तो इसका स्ट्रक्चर दिया एक साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन।
इन्होंने एक मॉडल दिया, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक मॉडल दिया। कौन सा मॉडल दिया? फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल, फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीली होती है। और किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। किससे किससे बनी होती है? लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है भाई। लिपिड भी क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब देखो ऐसे कुछ होते हैं, ये समझ लो लिपिड है, लिपिड है, ठीक है, लिपिड है, और बीच बीच में इनके प्रोटीन्स पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन्स पाया जाता है। तो क्या पाया गया? फॉस्फोलिपिड पाया गया, और बीच बीच में क्या पाया जा रहा है? प्रोटीन पाया जा रहा है। इसको ऐसे आप समझ लेते हो, जैसे रसगुल्ला देखा आपने, रसगुल्ला, तो रसगुल्ले की एक चाशनी होती है एकदम गाढ़ी सी, ठीक है, वो चाशनी होती है, और उनके बीच बीच में रसगुल्ला तैरता रहता है। तो लिपिड समझ लो चाशनी, कि वो लिपिड की चाशनी है। जो अब रसगुल्ला देखना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद कर लेना कि वो जो चाशनी है वो लिपिड की है, ठीक है, और जो उसमें रसगुल्ला तैर रहा है वो क्या है? वो प्रोटीन है। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? कोशिका झिल्ली का। किसने दिया? सिंगर और निकोसल ने दिया। इस मॉडल को क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल कहते हैं। ठीक है, इस मॉडल को क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल कहते हैं। ये देखो, ऊपर लिपिड की लेयर, नीचे लिपिड की लेयर, और बीच बीच में क्या पाए जा रहे हैं? बीच बीच में पाए जा रहे हैं प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है इतना? प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं भाई। तो देखो, जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के कार्य होते हैं, लचीली होती है, पता है आपको, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, देख लिया आपने, या कोशिका के अंदर या बाहर अणुओं को आने जाने देती है, पता है आपको, कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती है, पता है आपको, क्योंकि सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोश की जीव में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। यानी कि जो एक कोश की जीव होते हैं, जो एक कोश की जीव होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे अमीबा, जस्ट लाइक अमीबा, ये अमीबा है। अमीबा का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको क्या करेगा, बढ़ते बढ़ते पूरा यहाँ तक आ जाएगा, कैप्चर कर लेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब फूड किसके चला जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा। तो जो एक कोश की जीव होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन और भी काम करता है। जैसे क्या काम करता है? बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में भी सहायता करता है। क्लियर इतना? वेरी गुड। ठीक है, अब हम कुछ और कैरेक्टर्स देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। उसी में हम एक चीज की, उन्हीं कैरेक्टर्स में से हम एक कैरेक्टर्स की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट की, परिवहन। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, पहुंचाना, परिवहन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं बेटा, इनमें दो तरह के देखे जाते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय परिवहन। क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन। दूसरा होता है, दूसरा क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे निष्क्रिय, निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है। मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, जी मैम हमने मान लिया, लिख दो पीएम भाई। अब ये इनसाइड है, सेल के अंदर की चीजें यहाँ पे होंगी, ये आउटसाइड है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी एक सेल मेम्ब्रेन बना लो या कोशिका झिल्ली बना लो। इनसाइड है, ये सेल से बाहर की चीजें आउटसाइड है। अब देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जब कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ अपने हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, आउटसाइड में क्या है? हाइयर कंसंट्रेशन है, हाइयर कंसंट्रेशन है, हाइयर कंसंट्रेशन है,
कहाँ जा रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे तुम्हारे पास भी कोई चीज ज्यादा होती है तो बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, कि आप शेयर करो, बांटो, आपके पास ज्यादा है तो दूसरों में बांट दो। तो भाई क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा से कहाँ पे आ रहा है, कम में आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। कहां से कहां तक आ रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यहाँ क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है, तो नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, क्या है, लो कंसंट्रेशन है, यहाँ से कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन में जाएगा, लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से जाएगा। तो जब लो से हायर में जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए सक्रिय परिवहन। तो यहाँ पे हमें किस चीज की नीड होगी, एनर्जी की होगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, एटीपी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एटीपी के फॉर्म में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आएगा और एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप देखो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं विसरण, ये विसरण और परासरण, ठीक है। इसको विसरण को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, और परासरण को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब किसको किसको पता है डिफ्यूजन और परासरण क्या होता है, पहले कभी सुना है, बताओ। यस मैम सुना है, याद है क्या होता है, चलो आओ देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखो डिफ्यूजन क्या लिखा है बाय डेफिनेशन, इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी कि डिफ्यूजन क्या कह रहा है कि डिफ्यूजन में कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, ध्यान से सुनना, डिफ्यूजन में यानी कि विसरण में कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। नहीं समझ में आया मैम, चलो फिर समझाते हैं भाई। देखो जैसे तुम तैयार होते हो तो परफ्यूम लगाते हो ना, तो तुमने परफ्यूम यहाँ पे लगाया तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी खुशबू अगल बगल भी फैल जाएगी। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। जहाँ पे तुमने परफ्यूम लगाया वहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, फिर वो कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लो, आप घर में पूजा करते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती आप सिर्फ एक जगह पे लगा देते हैं, धीरे धीरे उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों, जहां आपने लगाया वो क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, जहां वो जा रहा है वो क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो वो हमेशा कहां से कहां जा रहा है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप साइंस की भाषा में इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन और CO2 वितरण प्रक्रिया में विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाती हैं। अब जैसे मान लो ये तुम्हारी सेल है, अब तुम काम कर रहे हो, चल फिर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, तुम्हारी ऑक्सीजन खर्च होती जा रही है, तो ऑक्सीजन क्या है सेल में, कम है। बाहर एनवायरनमेंट में क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। तो जब अंदर ऑक्सीजन कम है तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो बाहर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहाँ जा रही है, तुम्हारी सेल के अंदर आ जा रही है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। या फिर तुम्हारे यहाँ पे बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, उसके कंपैरिजन में बाहर एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा ज्यादा है, CO2 की मात्रा कम है जितनी तुम्हारी सेल में है, ठीक है। तो CO2 यहाँ से निकल के वहां वापस चली जाती है। तो हम जब श्वसन में भी क्या होता है, डिफ्यूजन का रोल होता है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन और CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है, डिफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि अब डेफिनेशन क्या बनी कि कोई भी पदार्थ, द्रव ठोस या गैस, कोई भी पदार्थ अपनी क्या होगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगी। अब ऑस्मोसिस क्या हुआ मैम, देखो ऑस्मोसिस में दो चीजें याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज तो क्या है कि इस प्रक्रिया के तहत द्रव्य, पहली चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरी चीज अर्ध पारगम्य झिल्ली,
ऑस्मोसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अर्धपारगम झिल्ली। इस प्रक्रिया के तहत द्रव्य एक अर्धपारगम झिल्ली से पृथक होकर अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरित होता है। यानी कि अर्धपारगम झिल्ली ये, ठीक है, जब कोई भी द्रव यहां से द्रव जो होगा यानी कि कोई भी लिक्विड होगा, जब वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ठीक है, समझ गए, वेरी नाइस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है किससे जा रहा है, अर्धपारगम झिल्ली के थ्रू। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कहां पे जाएगा, जहां पे कम सांद्रता वाली क्षेत्र है। इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया कि जो भी कोई भी पदार्थ ठोस द्रव या गैस अधिक सांद्रता से कहां पे जाएगा, जहां पे कम सांद्रता होगी। समझ गए ना, क्लियर है। अब देखो पादप महा एग्जाम्पल देख लो भाई, पादप मूलों द्वारा जल का अवशोषण परासरण का ही उदाहरण है। पादप मूलों द्वारा यानी कि जो जैसे जमीन से भी जो जल जाता है या प्लांट्स जो पानी लेते हैं वो सब किस में आता है, ऑस्मोसिस में आता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑस्मोसिस का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है हमें, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। अब देखो हाइपरटोनिक को क्या बोलते हैं, अल्प परासरी विलयन। देख लो क्या लिखा है डेफिनेशन, ऐसे विलयन की सांद्रता कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, ऐसे विलयन में कोशिका को रखने से जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और कोशिका फूल जाती है। फूल नहीं, अब फूल होगा। ठीक है, फूल जाती है। इस प्रक्रिया को अंतः परासरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतः परासरण। आइसोटोनिक क्या होता है, या एक ऐसे विलयन है जिनकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता के समान होती है। जब कोशिका को ऐसे विलयन में रखते हैं तो जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका के आकार और उसके जीवद्रव्य एवं कोशिका के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स है, आप उसमें मत जाना। ठीक है, अब जो तीसरा बचा है उसको भी देख लेते हैं। हाइपरटोनिक, ऐसे विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से अधिक होती है, अतः कोशिका इस विलयन में रखने से कोशिका के अंदर से जल निकलकर बाह्य विलयन में प्रवेश कर जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। तो देखो कुछ समझ में आया, नहीं मैम कुछ समझ में नहीं आया। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन समझ में आया, यस मैम। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी पदार्थ जल, लिक्विड या गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में। ऑस्मोसिस क्या हुआ, किसी भी सॉल्वेंट का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जो होता है, जैसे पादप मूलों में जल का अवशोषण। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, चलो इसको हम अपने तरीके से समझते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। हाइपरटोनिक लिख लेते हैं तीनों को। ठीक है, हाइपरटोनिक, एक मिनट भाई, यानी कि अति परासरी विलयन, अल्प परासरी और समपरासरी। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं इसको, अति परासरी। दूसरा क्या था, हाइपोटोनिक, जिसको क्या बोल रहे हैं, अल्प परासरी। तीसरा क्या है, आइसोटोनिक। समपरासरी। चलो अब इसको समझते हैं। सपोज कि हम आपके घर में आए, ठीक है, किसी के ने कहा कि भाई, आपने पूछा मैम शरबत पियेंगी, मैंने कहा हाँ यार गर्मी बहुत है, देखो पसीना वसीना हो रहा है, शरबत पिला दो भाई तो थोड़ी ताजगी आ जाएगी। तो आपने बोला हाँ चलिए मैम मैं आपके लिए शरबत बना के लाता हूँ। ठीक है, आपने शरबत बनाया, चीनी घोली पानी में, ठीक है, और आपने चीनी ज्यादा घोल दी, पानी की तुलना में पानी कम रखा और चीनी ज्यादा घोल दी, तो चीनी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, पानी क्या हो गया, कम हो गया। तो इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक, यानी कि जिसमें विलेय ज्यादा हो, सोल्यूट ज्यादा हो, सोल्यूट क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, चीनी क्या है, ज्यादा है, और पानी क्या है, विलयन
विलियन। सॉल्वेंट, पानी क्या है, कम है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक या फिर कहेंगे अति पराशरी। कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं मैम, समझ गए। फिर हमने यहाँ पे शरबत पिया, हमने कहा अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है, इससे पियेंगे तो शुगर हो जाएगा भाई मेरे को। फिर हम गए दूसरे के घर में, तो उसने कहा कि चलिए मैम मैं भी आपके लिए शरबत बनाता हूँ। फिर भाई उसने भी शरबत बनाया, पर वो था थोड़ा चालाक, उसने कहा चीनी है बहुत महंगी, कम डालेंगे हम, ठीक है। तो उसने भी एक सोल्यूशन बनाया। अब उसने जो शरबत बनाया उसमें क्या है, चीनी कम है। क्या कम है, विलेय कम है। क्या ज्यादा है, पानी ज्यादा है। तो शरबत कैसा होगा, पतला होगा। यहाँ पे कैसा होगा, गाढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो गया। फिर हम तीसरे के घर गए, उसने भी शरबत पिलाया। भाई कितना शरबत पियेंगे यार हम, बस करो भाई। तो उसने क्या किया, उसने चीनी और प्लस पानी की मात्रा क्या रखी, बराबर रखी। यानी कि विलय और क्या, विलायक की जो मात्रा है वो क्या है, एकदम सेम है। तभी क्या बन जाए, विलेय प्लस विलायक, सॉरी विलेय प्लस विलयन, ठीक है। दोनों की मात्रा क्या रखी, एकदम बराबर रखी। तो उस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे, आइसोटोनिक कह देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन है, बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो ये एक हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ये हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और ये हो गया आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे की चीजें। अब मान लो एक कोई सेल है, पहले हमने तीनों सोल्यूशन ले लिया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और तीसरा क्या था, आइसोटोनिक। क्या हो रहा है भाई, ठीक है। अब मान लो हमने एक बीकर ले लिया, ये तीन बीकर ले लिया हमने। एक पे हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन डाल दिया। हाइपरटोनिक सोल्यूशन आपको क्या याद है ना, क्या था, वो गाढ़ा सोल्यूशन था, चीनी ज्यादा पानी कम। एक में हमने ले लिया हाइपोटोनिक, क्या था, चीनी कम पानी ज्यादा, उसमें पानी ज्यादा है। एक में क्या था, दोनों बराबर थे। अब हम एक सेल को लेंगे, इनका कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, इनकी तुलना हम किससे कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं, एक सेल से कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने एक सेल लिया, आ जाओ भाई एक सेल, और इस सेल को उठा के हमने सोल्यूशन में डाल दिया। चलो भाई चले जाओ, क्यों जाने से इनकार कर रही हो, ठीक है। ये एक सेल को हमने इसमें डाल दिया। अब होगा क्या, अगर हम एक सेल को एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, बताओ मुझे। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये सेल है, सेल की तुलना में यहाँ पे पानी कम है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। यहाँ पे पानी क्या है, पानी कम है, और सेल में क्या है, इसकी तुलना में सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो किधर से किधर आएगा बेटा, किधर से किधर आएगा, इधर से इधर आएगा। सेल से जो पानी होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से कहाँ चला जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र में, जहां पे पानी सेल के अंदर क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, चीनी ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है। तो जो सेल है, जो पानी है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो जब पानी निकल के बाहर आ जाएगा तो सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, स्पेस कम हो जाएगा ना, तो स्पेस कम हो जाएगा तो सेल सिकुड़ेगी। तो सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी। सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, श्रिंक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पानी बाहर गया, पानी कहाँ गया, बाहर गया, क्योंकि पानी सेल से निकल गया ना, सेल से निकल गया तभी तो सेल सिकुड़ी ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, निकल गया पानी, सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। अब उसी सेल को हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया, तो देखो फिर क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या है, पानी बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, सेल की तुलना में। तो पानी क्या होगा, बाहर से कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो जब अंदर जाएगा तो सेल क्या होगी, फूल जाएगी। तो जब फूल जाएगी तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी।
क्या हुआ, पानी कहाँ गया, अंदर गया। तो जब पानी अंदर गया तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, इसमें सेल क्या हो गई, फूल गई, इसमें सेल क्या हो गई, सिकुड़ गई। आइसोटोनिक में क्या है, चूंकि जो सेल की तुलना में बराबर यहाँ पे मात्रा है तो सेल में भी उसकी तुलना में बराबर होगा, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ गए। चलो अब एक बार अपनी डेफिनेशन देख लो, यही कह रहा था कि कुछ और कह रहा था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक पहले देख लेते हैं। ऐसे विलयन की सांद्रता कोशिका की विलयन की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, ऐसे विलयन में कोशिका को रखने से जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। क्यों, क्योंकि सांद्रता क्या है, कोशिका के विलयन की सांद्रता कम है। मैंने क्या बताया था कि हाइपो में क्या होगा, पानी क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा तो क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब आइसोटोनिक में मैंने क्या बताया था, यह एक ऐसा विलयन है जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कोशिका द्रव की कंसंट्रेशन के समान होगा। तो जब इसमें क्या होगा कि हम सेल को डालेंगे तो भाई कोई भी भार में आदान प्रदान ही नहीं होगा, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। देखो यही मैंने बताया था ना, हाइपोटोनिक में पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, सेल फूल जाएगी। ठीक है, तीसरा देख लो। हाइपरटोनिक में क्या होगा, ऐसे विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से अधिक होती है, अतः कोशिका इस विलयन में रखने से कोशिका के अंदर से जल निकल जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, जिससे क्या होगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। और इस प्रक्रिया को एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। एक्सऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस, एंड आओ, एंडो आ जाओ भाई पानी आ रहा है, एक्सो जा रहा है भाई पानी जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गए सेल मेम्ब्रेन के। अब देखो आगे देखते हैं। अब हमारा सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका भित्ति। क्या देखेंगे, कोशिका भित्ति। तो बताओ कोशिका भित्ति क्या होती है। मैम आपने पहले बताया था कि जो एनिमल सेल होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उसकी जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल होती है। और मैम सेल वॉल को ही हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। बहुत सही भाई, बहुत सही जवाब दिया आपने। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। बाह्य झिल्ली है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है, सख्त होती है, सख्त, मजबूत होती है, मोटी होती है, सरंध्र होती है, कुछ कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिनसे भाई चीजों का आदान प्रदान हो सके अंदर बाहर। ठीक है, अजीवित है, डेड है। अजीवित मतलब क्या है, डेड है। सेलुलोज की बनी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। मैंने क्या बताया था, फंजाई में भी सेल वॉल पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब देखो कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, कोशिका भित्ति के बारे में हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य देख लेते हैं पहले। ठीक है, देखो कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका को संरचना प्रदान करता है क्योंकि सबसे आउटर लेयर होता है। कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, मैंने पहले बोला सख्त, मजबूत। ठीक है, सरंध्र होता है तो विभिन्न जो है अणुओं को आर पार जाने का अनुमति देता है। मरम्मत करने या पुनर्जनन करने की इनमें क्षमता होती है। अगर ये किसी कारण से डैमेज हो जाते हैं तो ये खुद की मरम्मत क्या कर लेते हैं, खुद से मरहम पट्टी करके ठीक हो जाते हैं और रीजनरेट हो जाते हैं। पुनर्जनन मतलब रीजनरेट हो जाते हैं। जैसे कुछ कुछ एनिमल्स या कुछ कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है, जैसे लीवर, अगर आपने नाम सुनो तो लीवर में कुछ हद तक रीजनरेशन की क्षमता होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, जीव द्रव्य कुंचन। मैम ये क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं सुना है, तो आओ सुनते हैं इसके बारे में आज। फिर देखो जीव द्रव्य कुंचन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। क्या बोला हमने, प्लाज्मोलिसिस। अब मैम जीव द्रव्य क्या बोला है भाई, इतनी चीजें पढ़नी हमने। देखो जीव द्रव्य क्या होता है, जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है। परासरण सुना सुना सा लग रहा है, अभी पहले पढ़ा था हमने डिफ्यूजन। तो जब किसी प्लांट सेल में डिफ्यूजन द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली
सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, इस घटना को ही क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन कहते हैं। देखो मान लो ये एक सेल है, नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल प्लांट सेल में क्या होगा, बाहर सेल वॉल पाया जाएगा, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, फिर सारे ऑर्गन्स पाए जाएंगे। अब इसमें अगर डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन याद करो क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, द्रव्य का मूवमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें पानी निकल गया, पानी की क्या हो गई, हानि हो गई, तो ये सिकुड़ने लगेगी, पूरा सेल मेम्ब्रेन से लेके अंदर जितने भी ऑर्गन है सब क्या होगा भाई, पानी निकल रहे हैं तो क्या हुआ था, सिकुड़ेगी तो ना सेल, तो ये सिकुड़ती जाएगी सिकुड़ती जाएगी सिकुड़ती जाएगी और एकदम छोटी हो जाएगी। लेकिन जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर था वो वहीं का वहीं खड़ा है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, वो नहीं सिकुड़ेगा, वो बोलेगा भाई मैं नहीं डरता हूं, मैं अपनी जगह पे रहूंगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो अपनी ही जगह पे रहेगा और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन या फिर क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो अगर एग्जाम में आ गया तो अब यही डायग्राम बनाना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं भाई। अब हमारा आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, केंद्रक। जिस जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है, सेंटर होता है, वैसे क्या होता है, सेल में केंद्रक होता है, ठीक है। अब देखो केंद्रक क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं पे क्या होता है, नियंत्रण रखता है। जैसे हमारे घर में हमारे फादर या मदर होते हैं जो सब पे नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। या कोशिका का केंद्र कहलाता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली कहते हैं हम जिसे, और केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। तो देखो ये अगर इसको हाथ से बना ले तो देखो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बना लिया हमने। अब देखो इसमें क्या क्या है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है जिसको केंद्रक झिल्ली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, केंद्रक झिल्ली। क्या भाई यहां लिख देते हैं यार, देखो केंद्रक झिल्ली, जा, ठीक है। अब ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप को क्या बोलेंगे, नाभिकीय छिद्र, नाभिकीय छिद्र, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बाहर दिखा हमें, केंद्रक झिल्ली दिखा, फिर क्या दिखा, बीच बीच में नाभिकीय छिद्र। किस लिए है, केंद्रक जो द्रव्य है उसके अंदर बाहर आने जाने के लिए है। और क्या है, केंद्रक के अंदर भी आपको, जैसे केंद्रक आपको एक सेल के अंदर केंद्रक एक गोले के अंदर दिखता है, फिर उस गोले के अंदर भी एक गोला होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केंद्रिका, ठीक है। अब क्या पाया जाएगा, क्रोमेटिन जाल पाया जाएगा बेटा। क्रोमेटिन जाल क्या होता है, यही आगे चल के सेल डिविजन्स के समय क्रोमोसोम्स बनाते हैं जिनमें डीएनए होता है, जिसका खंड जीन होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, क्रोमेटिन जाल पाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या पाया गया, केंद्रक झिल्ली पाया गया, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा, और क्या पाया गया मैम, केंद्रिका पाया गया, और क्या पाया गया मैम, नाभिकीय छिद्र पाए गए, और क्या पाया गया मैम, क्रोमेटिन धागे पाए गए, ठीक है। तो इतनी चीजें पूरी क्या हो गई, केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं। चलो नेक्स्ट देखें। अब देख लेते हैं केंद्रक के कार्य क्या क्या है। या कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, या अनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने का काम करता है। देखो जैसे पहले ही मैंने बताया कि ये क्रोमेटिन धागे ऐसे पड़े होते हैं, जब सेल डिवीजन होना होता है तो फिर क्या होते हैं, ये कंडेंस्ड होते हैं, कंडेंस्ड होकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे प्रोटीन होता है जो इनको ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। अब इन्हीं क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं, ठीक है।
डीएनए के ही एक खंड को जीन कहते हैं, और वही जीन क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जैसे आपसे किसी ने कहा अरे तुम तो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखते हो, तो पापा की तरह कैसे दिखते हो भाई, जेरोक्स मशीन थोड़ी ना है कि डाल के जेरोक्स कर दिया, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जीन्स हैं तुम्हारे पेरेंट्स के, तो उनके कुछ लक्षण तुम में आएंगे, किसके थ्रू आएंगे, डीएनए या जीन्स के थ्रू आएंगे, ठीक है। तो ये डीएनए या जीन्स कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, यही जो अभी आपने पढ़ा, केंद्रक के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, या फिर कभी कभी किन किन एनिमल्स या प्लांट्स का आरएनए भी होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आगे, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या है, पहले ही बताया मैंने बेटा, अगर ये एक कोशिका है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, दिस इज कॉल्ड कोशिका झिल्ली। इसके बाद यहाँ पे ये केंद्रक है, तो ये जितना भी खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ये जितना भी खाली स्पेस आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, कोशिका द्रव्य। अब इसी में क्या होते हैं, इसी में सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किसी में होते हैं, इसी में होते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया, यही हो गया कोशिका द्रव्य। क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। अब देखो, कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिकाएं अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यह जैविक व कैटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, यहाँ पे जैविक या कैटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके दो भाग होते हैं, सिस्टोल यानी कि जलीय द्रव्य जिसमें विभिन्न तरह की प्रोटीन पाई जाती है, और दूसरा कोशिका अंगक जिसमें जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य के बारे में हो गया। अब चलो देखते हैं इसके कार्य क्या है। कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या पाए जाएंगे, सारे कोशिका अंगक पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो कोशिका अंगक क्या होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिसमें उपस्थित बाह्य जो, ताकि वो बाह्य पर्यावरण से क्या हो सके, अलग हो सके। हर सेल ऑर्गेनल, कोई भी सेल ऑर्गन्स ले लो, माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, प्लास्टिड ले लो, न्यूक्लियस ले लो, तो देखो सबके बाहर एक बाह्य आवरण पाया जाता है, ठीक है। क्यों पाया जाता है, ताकि वो उनको जो अपना अपना काम वो सब सही से कर सके और बाहरी एनवायरनमेंट से अलग रह सके, ठीक है। चाहे वो बहुकोश की जीव हो, चाहे वो जैसे भी जीव हो, सब में क्या होगा, अपना आवरण पाया जाएगा, ठीक है। और इन सब में क्या होगा, सभी में अपनी अपनी झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है, ताकि सभी अपना काम क्या कर सके, सही तरीके से कर सके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कोशिका अंगक में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईआर, बताया था ना, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि ईआर पाया कहाँ जाता है, बताइए, ठीक है। तो देखो ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर का भाग है, ये केंद्रक है, ठीक है। अगर ये कोशिका है तो बना देते हैं, और फिर ये केंद्रक है, तो यही केंद्रक के ऊपर ही क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लगे होते हैं इस तरीके से। ये क्या है हमारे ईआर, देखो, ठीक है। तो यह झिल्ली युक्त नलिकाओं और शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिकाओं अथवा गोल या आयताकार थैलों के तरह दिखाई देती है। इसकी रचना भी प्लाज्मा झिल्ली की रचना के स्वरूप ही दिखाई देती है। यह दो प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका, एक चिकनी। खुरदुरी मतलब, याद करो मैंने आपको बताया था, ये कोई सरफेस है, अब इस पे अगर मान लो बीच बीच में डॉट्स पाए जा रहे हैं तो खुरदुरे हो गए, अगर ये प्लेन है तो क्या हो गए, चिकने हो गए। तो जिनमें भी राइबोसोम्स, इनकी सतह पे जिसमें भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, खुरदुरी अंतर्प्रदवी जालिका। और जिनकी सतह पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं उनको क्या बोल देते हैं, चिकनी अंतर्प्रदवी जालिका। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, जो खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिकाएं या चिकनी अंतर्द्रवी जालिकाएं, उनमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, जो खुरदुरी ये सिस्टर्नी तथा नलिकाओं की बनी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये पॉइंट याद रखना है, या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती हैं और इनमें राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन संश्लेषण करती हैं और क्या होता है इनमें, राइबोसोम्स होता है। और मुख्य कार्य कोशिका द्रव के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए भी नलिका प्रदान करना, यानी कि ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है। ईआर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। ठीक है, चिकनी क्या होती है, झिल्ली या नलिकाओं का बना होता है, या लिपिड व पॉलीसेकेराइड का बना होता है, और इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखो इनका कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या क्या है, या केवल एक ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्रक के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। तो मैंने पहले बताया ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, अब या अंगकों के बीच जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का भी कार्य करता है। ठीक है, जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें भी हेल्प करता है। या वसा स्टेराइड कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भी हेल्प करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल, वसा, स्टेराइड, प्रोटीन संश्लेषण सब में हेल्प करता है। ठीक है, या कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा को निर्विषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में भी मदद करता है। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके फंक्शंस हो गए। अब देखो दूसरा हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं, और दूसरा क्या है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब ये जो गोल्जी बॉडी है, इसका नाम गोल्जी बॉडी इसलिए पड़ा बेटा क्योंकि एक साइंटिस्ट थे गोल्जी, जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। जिन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, उनके नाम पे इनका नाम क्या पड़ गया, गोल्जी बॉडी। अब देखो गोल्जी बॉडी सिंपली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, समानांतर रूप से एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी झिल्ली युक्त पुटिकाएं, झिल्ली मतलब इनमें भी एक आउटर एक कवरिंग पाई जा रही है, झिल्ली युक्त पुटिकाएं जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से लगी रहती हैं और जिनको हम कुंडिका कहते हैं। ये जो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं, कुंडिका। देखो चाहे ईआर हो चाहे गोल्जी बॉडी हो, सब सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब उनके बाहर क्या है, सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि प्लास्टिड, ये सब क्या है, डबल। जैसे कि आपने न्यूक्लियस देखा, क्या था, डबल था। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन पाई ही नहीं जाती है, जैसे कि सेंट्रोसोम, जैसे कि राइबोसोम। ठीक है, चलो देखो, अब इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र एक दूसरे के भाग को बनाती हैं। तो जो ईआर होता है बेटा, जैसे ये केंद्रक है, यहाँ पे ये ईआर था, अभी देखा आपने जस्ट पीछे, तो ये ईआर ही आगे चल के टूट के यही गोल्जी बॉडीज को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो ईआर क्या होता है, गोल्जी बॉडीज को बनाने में मदद करता है। इनका स्ट्रक्चर देखो तो इसमें कुंडलिका पाई जाती है, एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से लगे होते हैं। ऊपर को सिस फेज कहते हैं, नीचे को ट्रांस फेज कहते हैं। इनमें सिक्रेटरी वेसिकल्स पाई जाती हैं जो सिक्रेशंस का काम करती हैं, और ये जो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं इसको सिस्टर्नी या कुंडिका कहते हैं, और जो बीच का इनका खाली जगह होता है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब इनके कार्य देख लेते हैं जरा जल्दी से। या लिपिड बनाने में सहायक करते हैं, क्या होता है, लिपिड बनाने में हेल्प करते हैं। या मध्य लैमेला बनाने में यूज होते हैं। मध्य लैमेला क्या होता है, ये सेल वॉल का एक पोर्शन होता है, ये उसको बनाने में हेल्प करते हैं। या स्वभाव से श्रावी होते हैं। श्रावी मतलब क्या होता है, सिक्रीशंस करते हैं, जैसे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जैसे हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं। तो इनका भी नेचर कैसा होता है, सिक्रेटरी होता है, जो मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है, मेलेनिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, या प्रोटीन या लिपिड का संग्रहण गोल्जी बॉडी में किया जाता है। देखो जो अंतर्प्रदवी जालिका जो होती है, जिनमें प्रोटीन और लिपिड जो बनते हैं, सिंथेसिस होती है, मैंने आपको बताया था। तो कुछ टाइम के लिए गोल्जी बॉडी उनको अपने पास स्टोर करके रखता है, फिर वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यह संग्रहण यानी स्टोर करने में भी हेल्प करता है, और इसमें एंजाइम भी बंद किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनके फंक्शंस हो गए। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम्स में खास बात क्या है, मैंने बताया था कि ये ज्यादातर एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ प्लांट सेल्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है,
तो देख लेते हैं। लाइसोसोम अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अपशिष्ट मतलब वेस्ट मटेरियल निकाल रहा है, स्कैवेंजर सफाई करता, ठीक है। गोल्जी उपकरण की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं, ये एकल झिल्ली युक्त होते हैं, इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता और ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में और कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो लाइसोसोम्स बनाने में क्या होता है, हेल्प करता है। जैसे देखो ये लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर है, मान लो यहाँ कोई फूड पार्टिकल है या फॉरेन पार्टिकल्स है, तो लाइसोसोम्स ने इसको अपने अंदर ले लिया, ठीक है, वैक्यूल के अंदर ले लिया। फिर इनके पास बहुत तगड़े तगड़े डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तोड़ ताड़ के एकदम सब बराबर कर देते हैं अंदर, ठीक है। तो फिर इन्होंने इसको क्या किया, पार्टिकल्स में तोड़ दिया और फिर इनकी वॉल जो है वो रप्चर हुई, टूटी और फिर वेस्ट मटेरियल कहाँ चले गए, बाहर चले गए। तो इनको क्या बोलते हैं, देखो ये एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, एक को फूड मटेरियल या टू ड्रिंक, अगर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, स्कैवेंजर्स का काम करता है, सफाई करता का काम करता है, ठीक है। अब चलो इनका वो देख लेते हैं हम, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। लाइसोसोम जो होता है वो बाहरी पदार्थों के कोशिकांग अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कर देता है। अगर कोई भी डैमेज सेल है बॉडी में या कोई और सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें कुछ टूट फूट गया है, कुछ दिक्कत है, तो सबको क्या करता है, वो पाचित कर लेता है। मैंने बताया कि इनके पास बहुत तगड़े तगड़े डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, सबको पचा के सबको साफ कर देता है, ठीक है। कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन या पुराने जो भी अंगक हैं वो सब लाइसोसोम्स में चले जाते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम्स उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके पास बहुत ही शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अब देखो लाइसोसोम्स का एक कैरेक्टर हम और बता देते हैं जो यहाँ पे छूट गया है, वो है इनको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली, ठीक है। अब आप कहोगे इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। बोलेंगे मैम ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ऐसा इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि जैसे आपने देखा कि कोई भी और कोशिका है या कुछ भी टूटा फूटा है तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ सर्टेन कंडीशंस में क्या होता है कि ये अपनी सेल को डाइजेस्ट करने लगते हैं, अपनी जो हेल्दी सेल्स है, जो लिविंग सेल्स है, तो वो खुद को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अच्छी सेल्स को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इसलिए वो एक तरह का सुसाइड हो जाता है। जैसे मान लो आप अपनी जान लेने की कोशिश करो तो उसको क्या कहेंगे, सुसाइड कहेंगे। तो जब ये अपनी सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं तब क्या हो जाता है, इनको सुसाइडल बैग्स कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, बिजली घर है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसलिए क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। या कोशिका का बिजली घर है या एक दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, मैंने पहले बताया डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है तो ये क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, बाह्य झिल्ली, क्या हो गया, बाह्य झिल्ली। फिर ये इनका इनर मेम्ब्रेन हो गया। खास बात क्या है कि इनका जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्डेड फॉर्म में होता है। कैसे होता है, फोल्डेड फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टी, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी या सिस्टी, क्रिस्टी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये बोल देते हैं। तो देखो बाह्य परत चिकनी व छिद्रित होती है और जो अंतः परत होती है वो बहुत विलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण होता है, ठीक है। तो बाह्य परत जो है क्या है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो अंतः परत है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा घुमावदार है। और अब जो घुमावदार होकर ये जो स्ट्रक्चर बना रही है इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, बाह्य। अब इनके पास अपना राइबोसोम्स पाया जाता है और इनके पास अपना डीएनए पाया जाता है, इसलिए बॉस है, राजा है भाई, इनके पास अपना डीएनए है, इनके पास अपना राइबोसोम्स है, ये अपना प्रोटीन बना लेंगे, इसीलिए ये इतने चौड़े में रहते हैं, इसीलिए इनको बिजली घर बन जाता है क्योंकि यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन कर देते हैं ये, ठीक है। तो इनके पास क्या है, डीएनए है, इनके पास क्या है, राइबोसोम्स है, इसीलिए क्या कर देते हैं,
सिंथेसिस कर देते हैं। अंदर का भाग क्या कहलाता है? पूरा का पूरा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होता है, और ये क्या कर सकते हैं? एटीपी सिंथेसिस करके क्या कर सकते हैं? एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं जल्दी से। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। अब आप बोलेंगे मैम एटीपी एटीपी इतना हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे मैम एनर्जी कैसे देता है? तो जो हम फूड खाते हैं बेटा, वो फूड जो होता है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में टूटता है, आगे चल के आप पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसी से क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी क्या होती है? हमारे काम करने में यूज होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, अतः ये अपने कुछ प्रोटीन जो है वो स्वयं बना सकते हैं। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए इतने चौड़े में रहते हैं भाई, इनके पास अपना है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड। अब देखो भाई, प्लास्टिड भी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर प्लांट्स। किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? पौधों के लिए। ठीक है, क्या है ये? प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर है। अब देखो, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ याद करो जब वो घड़ी, जब मैंने तुम्हें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस समझाया था, तब मैंने बताया था, क्या बताया था मैम? कि प्लास्टिड जो है वो सिर्फ किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है, तो देखो ये उसका अंतर है, वो सॉरी डायग्राम है। अब देखो ये प्लास्टिड है, इसमें कुछ ऐसे सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं बीच बीच में। ये देखो, पहली बात तो ये डबल मेम्ब्रेनस होगा, ये याद रख लेना, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसी सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है। ये सिक्के जैसी संरचना एक दूसरे से पाइप्स के थ्रू जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे आके देख लो, ये जो कुछ सिक्के जैसी संरचना जो होती है इनको ग्रेनम बोलते हैं। जब कई सारे ये हो जाते हैं तब इनको थैलेकोइड बोल देते हैं। ये दोनों एक दूसरे, ये जो पूरा पार्ट है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, जो खाली स्पेस ये पूरा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रोमा ग्रेना। दो चीजें याद करनी है प्लास्टिड के स्ट्रक्चर में, स्ट्रोमा और ग्रेनम। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। देखो हम यहाँ आगे देखेंगे कि जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या क्या है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब आप मुझे बताओ कि आपने प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट रंग देखे हैं? रंग बिरंगे फूल होते हैं प्लांट पे, हर तरह के कलर के, हर तरह की चीजें होती हैं। ये कलर कहाँ से आता है? किसकी वजह से आता है? या प्लांट की पत्तियों का रंग ग्रीन होता है, प्लांट ग्रीन दिखते हैं? क्यों दिखते हैं? कभी सोचे क्यों दिखते हैं? क्यों दिखते हैं बताओ? वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें होता है क्लोरोफिल, CH, क्लोरोफिल। ठीक है, इसकी वजह से वो कैसे दिखते हैं? ग्रीन। कैसा रंग प्रदान करता है ये? ग्रीन। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, हरे रंग को छोड़कर बाकी जो सारे रंग आपको दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखाई देते हैं। थोड़ा उल्टा हो गया बेटा, रुको इसको सही कर लेते हैं हम। अच्छा, ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? वो क्या होगा? इसमें क्लोरोफिल होगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा? ग्रीन रंग। क्या प्रोवाइड करेगा?
हरा कलर। क्रोमोप्लास्ट क्या होगा, वो रंगीन होगा। ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी आपको जो भी सारे रंग दिखाई दे रहे हैं वो किसकी वजह से दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट की तरह वजह से दिखाई दे रहा है। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। कलर किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और किस में होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट और क्या काम करता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। इसमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट। एलुरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। एलुरोप्लास्ट जो होता है वो क्या स्टोर करता है, प्रोटीन को। इलियोप्लास्ट जो होता है वो वसा को स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, वसा को। और एमाइलोप्लास्ट जो स्टोर करता है वो स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो रंगहीन है, स्टोरेज में काम कर रहा है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो रंगीन है और कलर दे रहा है, रंग इसके लाल, पीला, हरा, नीला, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरा रंग देने का काम करता है, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है, हाँ तो अब क्या हुआ, जो प्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, हरे क्लोरोफिल की वजह से। अब नेक्स्ट है रसधानियां। रसधानियां, देखो ये रसधानियां का डायग्राम है। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां है। जंत कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। कुछ दिमाग पर जोर डालो तो कुछ याद आ रहा है, रसधानियां पहले कहीं सुना है, हाँ मैम, हाँ मैम सुना है। कहाँ सुना है, वैक्यूल जो आपने प्लांट सेल में बड़े बड़े से बनाए थे और एनिमल सेल में बहुत छोटे बनाए थे, या तो नहीं ही होते हैं। तो ये क्या स्टोर करते हैं, ये संग्राहक थैलियां होती हैं जिसमें तरल या ठोस पदार्थ, कभी कभी अवशिष्ट पदार्थ या तरल या ठोस कुछ भी भरा होता है। तो देखो ये एक वैक्यूल का, ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें एक वैक्यूल है। देखो इसके ज्यादातर पार्ट्स में क्या है, वैक्यूल्स हैं, ठीक है। सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन सब आप पहचान ही रहे होंगे। तो ये वैक्यूल है। वैक्यूल क्या होता है, खाली स्पेस होता है इसके अंदर जिसमें तरल या ठोस पदार्थ भरे होते हैं। और इसकी जो मार्जिन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो रसधानियों के कार्य क्या क्या है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। क्या होता है, कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य भरा होता है, ठीक है, इनकी रसधानियों में, जिससे क्या होता है कि कठोरता मिलती है प्लांट सेल को। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। जैसे जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, वैक्यूल्स, खाली स्पेस पाए जाते हैं जिनमें वेस्ट मटेरियल्स भर जाते हैं और फिर वो रप्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर वो बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ जो यूनिसेलुलर्स होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उनमें ये काम भी करता है। प्लांट सेल में क्या करता है कि कोशिका द्रव्य भरा रहता है, ठीक है, ये ठोस या तरल पदार्थ भरे रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये फाइनली हम कहाँ पे आ गए, अपने लास्ट टॉपिक पे। यस, हमने पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। तो देखो लास्ट चैप्टर के कोशिका विभाजन। कौन मुझे बताएगा कि कोशिका विभाजन क्या होता है, व्हाट इज कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, ठीक है। तो देखो सेल डिवीजन होता है बेटा जीवों में पुरानी, ये पुरानी नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक से थोड़ी आप करेक्ट कर लेना, पुरानी जीवों में पुरानी मृत व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होकर वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और लैंगिक प्रजनन हेतु युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया ही कोशिका विभाजन कहलाती है। और यह विभाजन 2 प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन का डेफिनेशन क्या हुआ, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिका बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। और यह विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन और दूसरे को हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। क्या बोलते हैं, मियोसिस
ठीक है। तो अब आपने देख लिया कोशिका विभाजन की परिभाषा क्या है भाई मैम, ये है कि जब पुरानी सेल्स से नई सेल्स बन जाती हैं, यही कोशिका विभाजन होता है। किस लिए होता है? मान लो कोई पुरानी सेल्स डैमेज हो गई, उसके लिए होता है, या फिर एक बच्चा होता है, छोटा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो बढ़ेगा। वृद्धि कैसे होगी? जब सेल डिवाइड्स करके ज्यादा बनाएंगी तब बढ़ेगा, ठीक है। तो किस लिए होता है? वृद्धि के लिए होता है। और किसके लिए होता है? लैंगिक प्रजनन के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जिसमें गैमेट्स बनते हैं। क्योंकि प्रजनन भी क्या है? सजीवों का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो उसके लिए भी होता है। चलो आगे देखते हैं अब कि कैसे होता है। ये तो हमने देख लिया होता है, अब देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि दो प्रकार का होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है यह जीवों में वृद्धि या ऊतकों की मरम्मत करने के लिए होता है, ठीक है। अब या तो ये टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए होता है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो उनके रिपेयर करने के लिए होता है, या फिर वृद्धि करने के लिए होता है। तो बेसिकली किस में हुआ? सोमैटिक सेल्स में हुआ, जनन सेल्स में नहीं हुआ। किस में हुआ? सोमैटिक सेल्स में हुआ। इस विभाजन प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका मात्र नहीं बेटा, मात्र कोशिका, मदर सेल विभाजित होकर दो समरूप संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है, और संतत कोशिकाओं में कोशिका के समान गुणसूत्रों की संरचना होती है, ठीक है। अब जैसे हम हैं ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं बताओ? बताना मुझे कमेंट में लिख के कि हमारे में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और किसी एनिमल में कितने होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सेल है, मान लो इसमें 2n डिप्लॉयड, ठीक है, 2n है। इसका जो प्लॉइडी है वो क्या है? 2n गुणसूत्र है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि संतति कोशिकाओं में कोशिका के समान ही गुणसूत्र की संरचना होती है। तो जब इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। जब इसमें डिवीजन होगा तो जो इससे दो सेल्स बनेंगी, ये वाली भी 2n होगी और ये वाली भी क्या होगी? 2n ही होगी। मतलब जैसी मदर सेल होगी सेम वैसी क्या होगी? डॉटर सेल होगी। देखो जैसी मदर सेल है डिवीजन के बाद, सेम वैसी क्या है? डॉटर सेल है। ये क्या है? माइटोटिक डिवीजन है कि जैसे जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल्स में होंगे उतने ही डॉटर्स में होंगे। सपोज यहाँ पे 12 क्रोमोसोम्स है तो यहाँ पे भी 12 होंगे, यहाँ पे भी 12 होंगे, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया माइटोटिक सेल डिवीजन। अब क्या देख लेते हैं? मियोटिक सेल डिवीजन। अब मियोटिक सेल डिवीजन क्या है ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। मियोटिक सेल डिवीजन जो होता है, यानी कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोला हमने? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जीवों की जनन कोशिकाओं अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक का निर्माण करती हैं। किसका? युग्मक मतलब क्या होता है? गैमेट्स का निर्माण करती हैं, गैमेट्स का निर्माण करती हैं। तो ये किसमें हुई? जनन कोशिकाओं में हुई। वो किसमें हो रही थी? सोमैटिक सेल्स में हो रही थी। वृद्धि के लिए हो रही थी, मरम्मत के लिए हो रही थी, या गैमेट्स बनाने के लिए हो रही थी। निषेचन के पश्चात ये संतति का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के विभाजन में कोशिका विभाजित होकर दो की जगह, अरे मैम ये क्या लिखा है? दो की जगह 4 नई सेल्स का निर्माण करते हैं। हाँ भाई यही तो खास बात है कि 2 की जगह 4 नई सेल्स का निर्माण करते हैं। देखो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है? कोशिका एक बार विभाजित होती है। मियोसिस में क्या होता है? 2 बार विभाजित होती है, तभी तो 4 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार डिवीजन होता है, यहाँ पे 2 बार डिवीजन होता है। यहाँ पे कायिक कोशिकाओं में होता है, यहाँ पे जनन कोशिकाओं में होता है। सोमैटिक सेल्स, कायिक सेल्स, ठीक है। अलैंगिक व लैंगिक दोनों तरह की कोशिकाओं में होता है। ये सिर्फ लैंगिक जनन में होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होगा, और ये सिर्फ किस में होगा? लैंगिक में होगा। डीएनए का द्विगरण अंतरावस्था में होता है, परंतु द्वितीय अंतरावस्था में नहीं होता है। इसमें दो डीएनए का द्विगरण यानी कि जो डुप्लीकेशन होता है वो प्रथम अंतरावस्था में ही हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, एक बार विभाजन के लिए डीएनए में द्विगुणन एक ही बार होता है और यह बहुत छोटी अवस्था होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी लंबी अवस्थाएं पाई जाती हैं। देखो अभी इसमें लिखा है लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैगोटीन, अभी इससे इतना मतलब नहीं होना चाहिए। मेनली 4 स्टेजेस है, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि इनके डिवाइड होने के लिए 4 स्टेजेस होते हैं। देखो
इससे समझ लेते हैं, इस डायग्राम से, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। ठीक है, अब देखो इसमें जो मैंने बोला 4 स्टेजेस होती है वो ये होती है बेटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सेल डिवीजन की ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं। सेल डिवीजन की ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है कि देखो सबसे पहले माइटोसिस में देखते हैं, प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर जो वॉल होती है वो डिसअपियर होने लगती है, और जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो मतलब उलझे हुए क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस्ड होके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्रोमोसोम्स का। मेटाफेज में ये दोनों क्या है, जहां कहीं भी होंगे बीच में आके एकदम परिधि पे लग जाएंगे। एनाफेज पे ये दोनों सब चीजें डिवाइड होके 2 कोनों पे चली जाएंगी, और टीलोफेज में ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, एक सेल ये हो जाएगा, एक सेल ये हो जाएगा। ठीक है, अब मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में चूंकि हमें 4 सेल मिल रही है इसलिए हर प्रोसेस 2-2 बार होती है। एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, फिर टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकंड। जितनी भी स्टेजेस हैं, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, और टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकंड। हर तरह के इसमें जो हो गए 2-2 बार होगी। ठीक है, अब देखो, और इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। खैर ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, माइटोसिस पेरेंट सेल है, 2n है, मान लो पेरेंट सेल क्या है 2n है, तो इनमें डिवीजन हो जाएगा सिंपली, और क्या होगा, जो डॉटर सेल्स होंगी वो भी 2n बन जाएंगी। तो एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल्स बनी, देखो जो मुद्दे की बात अभी आपको ध्यान रखनी है वो आप सुन लीजिए। माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में होती है, वृद्धि और रिपेयरिंग के लिए होती है, और एक सेल से, एक मात्र कोशिका से 2 कोशिका बनती है, 2 संतति, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, एक मात्र कोशिका से 2 संतति कोशिका बनती हैं, और क्रोमोसोम नंबर वही होगा जो मात्र कोशिका का होगा, वही क्रोमोसोम नंबर किसमें होगा, डॉटर सेल्स यानी कि संतति कोशिकाओं में भी होगा। मियोसिस में क्या होगा, पेरेंट सेल है, ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे, रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे। जैसे आपने 2n लिया तो n हो जाएंगे, और एक पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बनेगी, 4 डॉटर सेल्स बनेगी। फेजेस सबके लिए सेम है, 4 ही फेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब देखो हम इसको एक डायग्राम बना के भी आपको दिखा देते हैं। माइटोसिस, मियोसिस, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, एक सेल है, डिवाइड होगी, कितनी बनाएगी, 2 सेल्स बनाएगी। क्या बनाएगी, 2 सेल्स बनाएगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 12 क्रोमोसोम्स आपने लिए तो 12 क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी होंगे, 12 क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, ये माइटोसिस हो गया। मियोसिस में क्या हुआ, एक सेल है, आपने 12 क्रोमोसोम्स लिए, अब जब डिवीजन होगा तो डिवीजन के बाद पहले फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर मियोसिस सेकंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों फिर डिवाइड हो जाएंगी, क्या बन जाएगा, 6 6 6 और 6। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एक सेल से 2 सेल्स मिले, यहाँ पे क्या है, एक सेल से 4 डॉटर सेल्स मिले, 4 संतति कोशिकाएं हमें मिल रही हैं, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे आर रिड्यूस टू हाफ, पहले से आधे हो गए। समझ गए ना, किसमें पाई जा रही है, जनन कोशिकाओं में, किसमें पाई जा रही है, कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, समझ गए, वेरी नाइस। तो देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब आप इसको पढ़िए मेरे साथ साथ, मैंने पढ़ा दिया, डायग्राम्स बना बना के प्रैक्टिस करिए, मुझे कमेंट में बताइए किसने कितने डायग्राम्स बनाए। कोई कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए, हम उसको रीडिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।